नमस्ते। आईएचएससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को मार्क्सिज्म के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं वो सब भी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें इंक्लूडेड है मार्क्सिज्म, इसके साथ साथ कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिस्ट स्टेट, फिर कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें मैं न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी भी पढ़ाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मार्क्स जन्म लिया था 1818 साल में एक सेक्युलर मिडिल क्लास ज्यूस फैमिली में, जर्मनी में। आप देख सकते हैं ये इनके जो घर है वो है, ये 2 रूम और ऊपर के ये 3 रूम, ये उनके फादर के थे, जो बाद में इनके फादर ने काफ़ी ज़्यादा रूम ऑक्यूपाई कर लिए थे क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने शुरू किए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये म्यूज़ियम, अभी आज के डेट में ये म्यूज़ियम हो गया है। मार्क्स का अगर हम ज़िंदगी देखें तो बहुत ही जिसको बोलते हैं कलरफुल था। वो हमेशा क्लास स्ट्रगल, क्लास डिवीज़न इनके बारे में बोले हैं, और इनके जो फ्रेंड्स थे उसमें भी हम बहुत सारे क्लास देख सकते हैं। मार्क्स बोलते थे कि मिडिल क्लास एक दिन डिसअपियर कर जाएगा कैपिटलिज्म के लिए, लेकिन वो खुद ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन बचपन से ही उन्होंने एक लड़की को प्यार किया था स्कूल लाइफ से ही, वह है जेनी, जो एक रिच और नोबल मतलब एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। उस समय क्लास डिवीज़न यूरोप में बहुत ज़्यादा था, जर्मनी में भी थे। तो जर्मनी में एक मिडिल क्लास लड़का एक अपर क्लास लड़की को शादी कर रहा है, ये बहुत ही अनोखा बात था। इसलिए बहुत ही उन लोगों के शादी में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जेनी ने 1843 में मार्क्स को शादी कर लिए। उस समय वो लॉ पढ़ रहे थे और फिलोसफी पढ़ रहे थे, और उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी भी ले लिया था, मतलब पीएचडी डिग्री उन्होंने ले लिए थे। लेकिन कुछ मतलब नॉर्मल जो टीचिंग, ज़्यादातर लोग उस समय डॉक्टरेट करके टीचिंग में ही जाते थे, लेकिन उन्होंने जर्नलिस्ट होना को मुनासिब समझा। उनको पढ़ना बहुत पसंद था, तो वो क्या, और सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो था कि जो क्या हो रहा है उसको देखना। इसीलिए मार्क्स के थ्योरी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं वो नहीं थे। वो उस समय जर्मनी में जो वर्किंग क्लास थे उनके साथ जाके बैठते थे और उनके जो प्रॉब्लम है सुनते थे और उनके ऊपर लिखते थे। और इसीलिए जर्मनी के जो गवर्नमेंट थे, प्रशियन गवर्नमेंट थे, वो उनके खिलाफ हो गए और उनको वहाँ से भगा दिया, जर्मनी से उनको भगा दिया गया और वो फ्रांस चले गए। वहाँ पे उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स को मिले 1844 में। ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रेडरिक एंगल्स के मिलने के बाद उनको लगा कि वो ऐसे किसी पर्सन को मिले हैं जिनके साथ उनके ओपिनियन बहुत अच्छे से मैच होता है। और उन दोनों ने मिलके फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखना शुरू किया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कोई बुक की तरह नहीं लिखा गया था, वो एक पैम्फलेट था जो वो लिखते थे जो वर्किंग क्लास है उसको समझ में आए ऐसे लैंग्वेजेस में। अभी भी अगर आप मार्क्सिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो देखेंगे पूरा दुनिया भर में, वो ऐसे ही पैम्फलेट लिख के अपना बातें बोलते हैं। इनफैक्ट मैनिफेस्टो तो हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का पढ़ सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो उन लोगों ने स्टार्ट किया, और
हम लोग देखते हैं कि उनका जो सबसे मतलब जीवन का एक बोल सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घटना है वो है एंगल से मिलना। तो जर्मनी से जब वो विताड़ित होकर फ्रांस गए, फ्रांस से भी उनको भगा दिया गया क्योंकि प्रशियन गवर्नमेंट में फ्रेंच गवर्नमेंट को बताया कि इनको यहाँ से अब निकाल दो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है। तो फ्रांस से भी उनको निकाला गया और वो अल्टीमेटली इंग्लैंड में चले गए और इंग्लैंड में ही मर गए। वो एक अच्छा व्यक्ति जिसको कह सके आप मार्क्स को नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और इसीलिए उनको लीवर में बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन वो बहुत उल्टा पुल्टा खाते भी थे, जैसे मछली और बहुत सारे उल्टा पुल्टा चीज़ें खाते थे। बहुत गरीब थे क्योंकि कोई भी उनको कोई नौकरी नहीं देता था। वो पूरा दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे और जो वर्किंग क्लास है उनके साथ बातें करते थे। तो उनका जो पूरा फैमिली है वो चलता था जेनी के पैसे से। जेनी एक बहुत ही अच्छी औरत थी और उनको ग्रैंड मादर का थोड़ा सा पैसा मिला था, उसी से वो चलाते थे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उनका फैमिली चल रहा था, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके 9 बच्चे हुए थे जिनमें से सिर्फ 3 ही बचे थे, बाकी 6 बच्चे गरीबी की वजह से मर गए थे। इनफैक्ट अगर आप एंगल्स का भी लाइफ देखें तो एंगल्स का भी लाइफ बहुत ही ख़राब था। एंगल्स बहुत ही एक बड़े घर के लड़का था। उसके पापा पहले गरीब थे लेकिन उसके बाद बिजनेस करके बहुत आगे बढ़े और वो कॉटन के इंडस्ट्री में थे, मतलब जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं। तो उनके फादर, एंगल्स के फादर ने उनको भेजा इंडस्ट्री में ताकि वो देख पाए कि कैसे जो उत्पादन वगैरह होता है उत्पादन बढ़ा सके। लेकिन एंगल्स को कोई भी प्रोडक्टिव काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो वर्कर्स से मिलने लगे और वर्कर्स के जो प्रॉब्लम है वो समझने लगे और उनको कैसे सोल्यूशन दिया जाए वो सोचने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि मार्क्स और एंगल्स के लाइफ में बहुत पैराडॉक्स थे। जैसे आप एंगल्स को ही देखिए, एंगल्स ऐसे बोलता था कि प्रोस्टिट्यूट बहुत ख़राब चीज़ होता है, एक लड़की को अपना अगर देह बेचना पड़ रहा है वो बहुत ख़राब चीज़ होता है। लेकिन एंगल्स हर दिन कोई ना कोई लड़की के पास जाता था और वो हमेशा पैसा दे के ही लड़की से प्यार पाता था। और वो खुद ही कहता था कि अगर फ्रांस में महिलाएं ना हो तो लाइफ बिल्कुल बेकार है। और उसने हमेशा से मतलब जैसे दारू और सिगरेट ये दोनों प्यार था मार्क्स के लिए, ऐसे ही एंगल्स के लिए प्यार थी लड़की। और एक लड़की नहीं, बहुत सारे लड़की। तो वो गरीबों को ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लॉयटेशन के अलावा लड़की को। और दूसरा है कि वो खुद वर्किंग क्लास को सपोर्ट करता था, इक्वल प्रॉपर्टी होल्डिंग की बात करता था। लेकिन दूसरी तरफ वो बोलता था कि अगर 5,000 रुपया किसी के पास हो महीने का तब तो उसका लाइफ बन जाएगा। तो पता नहीं, मतलब इसके बाद हम मार्क्स और एंगल्स के बातें आप लोगों को बताएंगे, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे मार्क्स और एंगल्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। खैर लेकिन एक चीज़ है, ये तो हम बता सकते हैं कि आप मार्क्स को पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बता सकते हैं या क्रिटिसाइज बता सकते हैं। क्योंकि जैसे बोला जाता है उनके बारे में कि आप मार्क्स को प्यार ना कर सकते हो लेकिन आपको हेट करना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते। मार्क्स का आइडिया ऐसा है, या तो आप उसको पसंद करेंगे या आप उसको बिल्कुल नकार देंगे, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इतना प्रभाव तो उनका था। तो इसलिए उनको ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर एंड क्रिटिसाइज थिंकर बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं उनके थॉट्स के ओरिजिन के बारे में। क्योंकि मार्क्स बिल्कुल अचानक से सोशलिज्म या कम्युनिज्म बोलना नहीं शुरू किया।
कुछ ऐसे घटनाएं था जो उनको उनके ओपिनियन तक पहुंचने में एक काइंड ऑफ सपोर्ट किया बोल सकते हैं, या प्रभावित किया बोल सकते हैं। पहला जो था वो है लिबरलिज्म। आप लोगों को पता होगा कि 17th सेंचुरी के मिडिल साइन टाइम से लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ यूरोप में, और पूरा वर्ल्ड यूरोप उस समय चलाता था थ्रू कॉलोनीज। तो लिबरल थिंकिंग इसीलिए पूरे वर्ल्ड में फैल गए। अब ये लिबरल थिंकर्स क्या बोलते थे? लिबरल थिंकर्स बोलते थे कि स्टेट को पूरा खुला छोड़ दो। सॉरी, वो बोलते थे कि इंडिविजुअल को पूरा खुला छोड़ दो और स्टेट बिल्कुल उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब मिनिमल अथॉरिटी की बात करता था और इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता था, और इकोनॉमी को भी वो पूरा खुला छोड़ देने के लिए बोलता था। तो इसलिए क्या हुआ कि इकोनॉमी एक कैपिटलिस्ट, बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, एक्सेसिव कैपिटलिस्ट सिस्टम को जन्म दिया। और लिबरल्स को लगा था कि इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब की वजह से कैपिटलिज्म सभी को डेवलप करेगा। लेकिन एक्चुअली देखा गया कि सबको कैपिटलिज्म डेवलप नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ रीच है जिसको डेवलप कर रहा है, और रीच और पुअर का जो गैप है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और पुअर और पुअरर हुए जा रहे हैं और रीच हमेशा रिचर हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए लिबरल थिंकिंग ऑफ लेसेस फेयर या फ्री मार्केट जो था, उसको काउंटर करने के लिए यूटोपियन सोशलिज्म आया। तो मार्क्सिज्म के पहले हम लोग देखते हैं यूटोपियन सोशलिज्म आ रहा है। उसमें ये आइडेंटिफाई कर दिया था कि पृथ्वी में गलत क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाया था कि इसको कैसे ठीक किया जाए। मतलब ये लिबरल सिस्टम कुछ गलत किया है, ये तो उन लोगों ने समझ गए थे, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए वो नहीं बता पाए थे। कुछ विजनरी आइडिया दिए थे, इसीलिए उसको यूटोपिया कहा जाता है। अभी भी इंग्लिश अगर आप मीनिंग देखेंगे यूटोपिया, तो यूटोपिया ऐसा एक वर्ल्ड बताया जाता है जो कभी हो नहीं सकता, जिसको हम रूप कथा बता सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ ड्रीम लैंड। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि यूटोपियन जो जो सोशलिस्ट कंट्री के बारे में बताया था वो पूरा ही एक बेबुनियाद था। तो इसीलिए यूटोपियन सोशलिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म में ट्रांसफ़र किया मार्क्स। कैसे किया? थ्रू एनालाइजिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग देयर सोल्यूशन। तो जो प्रॉब्लम हो रहा है सोसाइटी में, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके बारे में हम लोग मार्क्स के आइडिया में पूरा उपाय पाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हम मार्क्स के राइटिंग्स के बारे में। मार्क्स के मेनली 3 राइटिंग मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, वैसे तो बहुत सारे और भी राइटिंग हैं। उसमें से पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जैसे मैंने कहा कि मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलके 1848 में लंदन में बहुत सारे पैम्फलेट लिख रहे थे। उस पैम्फलेट में क्या होता था? पैम्फलेट का मतलब एक एक कागज़ होता था जिसमें ये लिखा रहता था कि लिबरल गवर्नमेंट क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। उन लोगों ने ये बताया, ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें ये बताया कि हिस्ट्री इज इक्वल टू क्लास स्ट्रगल। तो ये जो मैटर है ये 1848 में वो बताने लगे, और 1848 में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था पूरे यूरोप में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बताया जाता कि उसका कारण, क्योंकि वो प्रोलेटारिएट मतलब हैव नॉट्स जिसको आप कह सकते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, उनको ये एक काइंड ऑफ मॉरल मोटिवेशन दिया था कि आप अगर विद्रोह करेंगे तो आपके पास जीतने का चांसेस है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा बदलता रहता है। हमेशा एक आदमी हमेशा ऊपर रहेगा और एक आदमी हमेशा नीचे रहेगा, एक्सप्लॉइटेड होता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो मेनली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट, हिस्ट्री इज इक्वल टू क्लास स्ट्रगल, ये बताया जाता है।
उसके बाद 1859 में मार्क्स का एक किताब आता है, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जहाँ पे उन्होंने कंज्यूमरिज्म या कमोडिटीज़ का क्या प्रॉब्लम है और मनी एज ए यूनिवर्सल मेजर ऑफ एक्सचेंज जो है वो कैसे प्रॉब्लम किया है वो बताएगा। जो जिसको हम दो चीज़ बता सकते हैं इस किताब में बताया गया है, एक है लिबर थ्योरी ऑफ वैल्यू और दूसरा है सरप्लस वैल्यू। ये दोनों थ्योरी को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट किया था। उसके बाद 3 वॉल्यूम में आता है मार्क्स का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, दैट इज दास कैपिटल। दास कैपिटल वन ऑफ द 1950 के पहले जितने किताब पब्लिश हुए थे उसके सबसे ज़्यादा सेलिंग किताब है दास कैपिटल। वो 3 वॉल्यूम में निकलते हैं, एक 1867, एक 1885 और 1894। मतलब आप देख सकते हैं कि 1883 में मार्क्स मर चुके हैं, तो उसके बाद ये किताब पब्लिश हो रहा है। ठीक है, इस किताब में थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट किया। मतलब जो 4 समाज की बात करते हैं, 4 तरह का समाज की बात करते हैं और उसमें कौन डोमिनेशन कर रहे थे, कौन डोमिनेटेड थे, ये सब बताया उस समय गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लासिकल मार्क्सिस्ट के बारे में। 5 नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें से मार्क्स है। मार्क्स का ये फ़ोटो आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, हमेशा वो जो बुज़ुर्ग जो फ़ोटो है बहुत सारे दाढ़ी वाला वही दिखता है, लेकिन ये यंग मार्क्स का फ़ोटो है। ये एंगल्स का फ़ोटो है, यंग एंगल्स का। ये लेनिन का फ़ोटो है। ये है रोज़ा लुक्सेमबर्ग जो एक पुलिस वीमेन थे। ये भी मार्क्सिस्ट थे और इनको मारा गया था बहुत ख़राब तरीके से। ये यूरोप के वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल डॉक्टरेट थे। और माओ जेडुंग जो चाइना में कम्युनिज्म को लेके आए थे। अब हम पढ़ते हैं मार्क्सिज्म के बारे में। एक कोट यहाँ पे आप देखिए लिखा है, ऑल आई नो इज़ दैट आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट। ये कोट अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन बताया था, क्या आप बोलेंगे? ऑब्वियसली ऐसा कोई व्यक्ति लग रहा है ना कि जो मार्क्सिज्म का विरोध करते हैं, राइट? अगर पूछा जाए, उसमें 4 ऑप्शन दिया जाए बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि जैसे कोई लिबरल बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है, राइट? लेकिन एक्चुअली ये जो कोट है, ये कोट मार्क्स ने खुद ही दिया था। क्योंकि क्या हो रहा था कि मार्क्स जब अपना थ्योरी बना रहे थे तो वो बहुत अच्छे से किताब में नहीं लिखते थे। बाद में उनके जो आइडियाज़ हैं, जब वो पढ़ते पढ़ते नोट लिए थे, तो उनके वो नोट्स बाद में जाके छापा गया था ठीक करके। तो क्या होता था कि मार्क्स जब कुछ बोलते थे तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे उनके नाम से बातें बोला जाता था जो एक्चुअली वो कभी नहीं बोले थे। तो इसीलिए एक दिन क्या हुआ था कि एंगल्स के साथ वो बात कर रहे थे, तो बातों बातों में जब उनको एंगल्स बोल रहे थे कि तुम्हारे बारे में लोग ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि मार्क्सिज्म ऐसा है, मार्क्सिज्म वैसा है, तो मार्क्स ने वही कहा कि मार्क्सिज्म ये लोग जैसे बोल रहा है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो ऑल आई नो इज़ दैट आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट, इसीलिए ये कोट आया था। ठीक है, तो व्हाट इज़ देन मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म, जैसा मैंने आपको कहा कि दैट इज़ द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, पहले जो सोशलिज्म था उसको यूटोपियन बोला जाता है क्योंकि वो एक काइंड ऑफ विजनरी आइडिया था, लेकिन वो मतलब वास्तविक तरीके से वो नहीं हो सकता था। तो उसको साइंटिफिकली कैसे सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जाए वो उन लोगों ने बताया था, उसी को मार्क्सिज्म बोला जाता है। जिसमें ये बताया था कि ह्यूमन सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो हर एक जो युग है उसमें कैसे कैसे हुआ था, वो उन लोगों ने बताया था।
अब ये जो एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये आप बोल सकते हैं दैट इज़ द मेन थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, जो बहुत सारे रिलेशंस हैं वो। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और एक है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है उनके रिलेशन क्या है, वो मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन भी उन्होंने दो डिवाइड किया, एक है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एक है लेबर पावर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, उसमें टूल्स आते हैं, मशीन्स आते हैं, फैक्ट्रीज आते हैं। और लेबर पावर में क्या आता है, स्किल्स आते हैं, नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस आता है, एट्सेट्रा। ठीक है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके हाथ में है, मार्क्स के हिसाब से उसी के हाथ में प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब क्या है, सरप्लस वैल्यू। मतलब मानिए आपने कोई चीज़ बनाया है 10 रुपया में, आप उसको 20 रुपया में बेच दिए, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, राइट। तो 10 हुआ आपका सरप्लस वैल्यू, मतलब आपने वो चीज़ें बेचने के बाद आपके हाथ में वो 10 रुपया रहा। ठीक है। तो ये जो आपने 10 रुपया में उस चीज़ को बनाया था, लेबर वैल्यू जो है उसी 10 रुपया में रहता है। मानिए आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपके पास 10 रुपया है। ठीक है। तो आप उसमें मानिए घर लिया, फैक्ट्री बनाया, उसका रेंट होता है। फिर आपने लेबर हायर किया, उसका मानिए आपने 3 रुपया आपने लेबर को दिया, और 7 रुपया आपने घर बनाने में, मशीन खरीदने में, ये सब आपने यूज़ किया। और उसके बाद आप उसको बेच रहे हैं तो आपको 10 रुपया, 20 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको 10 रुपया मिल रहा है। तो आप वो जो 10 रुपया है वो आप ले रहे हैं। ठीक है। तो आपने 10 रुपया इन्वेस्ट करके 20 रुपया कमा रहे हैं, तो 10 रुपया आपका है। लेकिन लेबर को क्या मिल रहा है, लेबर को मिल रहा है वो 3 रुपया। मानिए अगर आप लेबर को दे रहे हैं तो उसी पैसे से उसको खुश होना पड़ेगा। अब मानिए आपने पहली बार उसको बेचा तो आपको 10 रुपया मुनाफा हुआ, फिर उसके बाद उसको आपने बेचा तो आपको 20 रुपया मुनाफा हुआ, 30 रुपया मुनाफा हुआ। तो मतलब आपको पहली बार प्रॉफिट हुआ 10 रुपया, फिर हुआ 20 रुपया, फिर हुआ 30 रुपया। आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। लेकिन लेबर को वो 3 ही रुपया आप दे रहे हैं, 3 रुपया से ज़्यादा आप नहीं दे रहे हैं। तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है उसमें लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी है, लेकिन आपको क्या उसके लिए कुछ बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है वो डोमिनेंट क्लास बन जाता है। वो क्या करता है, वो स्टेट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और वो बाकी सबको भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया, राइट। और रुपया के ऊपर उसका कंट्रोल है। लेकिन जो लेबरर है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लास ही बना रहता है। ठीक है। जैसे अगर मैं इसको और तरीके से बताऊँ तो मानिए अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आप टीचर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका जो स्किल है और आपका जो नॉलेज है उसको एज ए लेबरर आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी बना रहा है वो हो जा रहा है डोमिनेंट क्लास। उसके पास क्या हो रहा है, उसके पास फैक्ट्री जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो है। इसीलिए आप देखिएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो सैलरी है वो उतने अच्छे से बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नंबर देखेंगे वो बढ़ता रहता है, स्टूडेंट का फीस देखेंगे वो बढ़ता रहता है। So that is why according to Marx, because they are the dominant class, because they are having control over the means of production, and we are the laborer because we are actually giving skills or knowledge. इसको हम, लेकिन ये बहुत क्रिटिसाइज्ड होता है। ये जो ओपिनियन मैंने आप लोगों को बताया ये ओपिनियन सपोर्टिव नहीं है। हम लोग टीचर हैं, टीचर को ऐसे नहीं हम बता सकते। वी आर नॉट सेलिंग ओनली एजुकेशनल स्किल और नॉलेज, वी आर एक्चुअली मेकिंग द नेशन।
तो इसीलिए जब हम क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड किया था मार्क्स ने, वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बताया जाता है, जिसको आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी बोल सकते हैं। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि अलग अलग जो स्टेजेस है हिस्ट्री के, उसमें इकोनॉमिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है। कैसे है वो मैं जब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोगों को और इलास्ट्रेट करके बताती हूँ, ठीक है। आई होप ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? डायलेक्ट का मतलब होता है डिस्कस, ठीक है। अब डायलेक्टिकल प्रोसेस जो है, डायलेक्टिकल प्रोसेस कैसे होता है? थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ठीक है। तो थीसिस क्या है? थीसिस है प्रोपोजिशन। जैसे मानिए मैंने माना कि डेमोक्रेसी क्रिएट्स टिरानी, डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी को जन्म देता है, ठीक है। दिस इज अ थीसिस। अब उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, मानिए हम बोल रहे हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी तो वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेसी में पीपल्स वेलफेयर होता है और बहुत सारे पीपल्स राइट्स सिक्योर्ड होता है। और उसके बाद दोनों मिलके एक रिवाइज्ड प्रोपोजिशन आ रहा है, दैट इज सिंथेसिस, जिसमें हम लोग न्यू पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो कोई भी थ्योरी है वो हम जब बनाते हैं तो उसको हम थ्रू डायलेक्ट उसको आगे ले जाते हैं, मतलब डिस्कशन। मानिए हमने कोई थ्योरी बनाया और उसको हमने ना तो डिस्कस किया, ना हम उसको एम्पिरिसिज्म में जाके रीजनिंग उसका किए, तो फिर उसको हम सही नहीं बता सकते। तो इसीलिए मार्क्स क्या बोलते हैं कि कोई भी थ्योरी में अगर तुम्हें पहुंचना है, कंक्लूजन में अगर तुम्हें पहुंचना है, तो वो थीसिस और एंटीथेसिस के प्रोसेस से ही जाना चाहिए। अगर तुम थीसिस लिख के ही ख़त्म हो, मतलब चुप कर गए आप, उसके बाद उसको तुम कभी भी चैलेंज नहीं करवाया, तो फिर वो कभी भी एक कंक्लूजन नहीं हो सकता। जैसे मानिए आप जब रिसर्च करते हैं तो क्या होता है, आप पहले कोई हाइपोथेसिस समझते हैं, उसको प्रोपोजिशन मान चलिए। उसके बाद क्या होता है कि आप बहुत सारे सेमिनार में जाते हैं, उस पेपर को प्रेजेंट करते हैं, आपका जो थीसिस का जो पैटर्न है वो आप वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, उसका जो प्रीमाइसेस है वो प्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो विद्वजन है वो आपको काउंटर करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, और आपके जो टीचर है, आपके जो सुपरवाइज़र है, वो भी आपके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आपके थीसिस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। और ऐसे डायलेक्टिकल प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो लास्ट थीसिस है वो सबमिट होता है, जिसको सिंथेसिस कहा जाता है। अब ये जो डायलेक्टिकल सिस्टम है, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये मार्क्स में पहले नहीं बताया। मार्क्स के पहले इसको हेगेल ने बताया था, ठीक है। डायलेक्टिकल जो प्रोसेस है इसको हेगेल ने पहले बताया था। इनफैक्ट हेगेल भी नहीं पहले बताया था, इसके पहले सोक्रेटिस ने इसको बताया था। तो मार्क्स ने इसको नया कुछ नहीं बताया। लेकिन हेगेल का जो ओपिनियन था वो था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, क्योंकि वो बोलते थे कि ये जो वर्ल्ड है इसके बीच में जो सेंट्रल है वो है आइडिया, ठीक है। तो मानिए हिस्ट्री में हम लोग जब देखते हैं कि एक इवेंट से दूसरा इवेंट, मानिए कभी अलेक्जेंडर पूरा वर्ल्ड को जीत रहा है, कभी नेपोलियन आधा वर्ल्ड को जीत ले रहा है, तो ये जो सिस्टम है ये एक आइडिया के पीछे है। जैसे अलेक्जेंडर के पीछे भी एक आइडिया था कि वो ग्रीक का पूरा चारों ओर पावर इस्टेब्लिश करेंगे, बर्बेरियन लोगों को
सिविलियन बनाएंगे, दैट इज़ द वाइट मैन्स पार्ट। फिर नेपोलियन ने भी सोचा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडियाज़ है वो सारे वर्ल्ड में वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो सबके पीछे क्या है, आइडिया है, एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है, एक थ्योरी है जिसको हम लेके चलते हैं। इसीलिए एक के बाद एक हिस्ट्री में चेंजेस आते हैं। लेकिन मार्क्स कहता है कि आइडिया कुछ नहीं है, आइडिया बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की जगह डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करता है, क्योंकि वो बोलता है कि पूरे ये जो वर्ल्ड है उसके जो बीच में है, उसके जो सेंट्रल पॉइंट है वो है मैटर। मैटर को अगर आप दूसरे तरीके से बोले वो है इकोनॉमी। मतलब फिर से वही, सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। वो कहते हैं कि हम लोग जो भी हिस्ट्री में चेंजेस देखते हैं वो आइडिया के लिए नहीं चेंजेस हो रहा है। मानिए आपके पास एक आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी से आप रूल कर रहे हैं, फिर एक नया शासक आया जिसके पास कुछ नया रूल है, वो फिर पावर में आ रहा है। ऐसा मार्क्स नहीं बोल रहा है। मार्क्स बोल रहा है कि सबके पीछे मैटर है, सबके पीछे पैसा है, ठीक है। इसको तीन थ्योरी में डिवाइड किया था एंगल्स ने। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है इसको एंगल्स ने तीन थ्योरी पे डिवाइड किया था कि थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस होके लास्ट में जो ये सिंथेसिस हो रहा है ये कैसे हो रहा है। एक है उसमें से द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब जब थीसिस से एंटीथेसिस होकर सिंथेसिस बनता है तो उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे मानिए पानी है, वाटर है, जल है, उससे बन रहा है आइस, तो क्या है, क्वालिटी में चेंज होगा क्योंकि वाटर जो है वो लिक्विड होता है, आइस जो है वो कठिन होता है। फिर उसका जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो भी चेंज हो गया क्योंकि पानी का जो क्वांटिटी है और आइस का जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मानिए अगर कोई आप जैसे डेमोक्रेसी से जब हम कम्युनिज्म में जाते हैं तो क्वांटिटी क्वालिटी सब में चेंज हो जाता है। तो डेमोक्रेसी के जो क्रिटिसिज्म है उसी से कम्युनिज्म आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है क्या, इंटरपेनिट्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में इंटरपेनिट्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स होता है। कैसे? जैसे मानिए फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर को अगर आप पत्थर के साथ देखेंगे तो आपको फ्लावर क्या लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, राइट, क्योंकि पत्थर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और फ्लावर जो है वो सॉफ्ट है। लेकिन अगर आप उसको पानी के जैसे वाटर के साथ देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, वो हार्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी एकदम लिक्विड है, सॉफ्ट है, और फूल जो है, फ्लावर जो है वो उससे हार्ड है, ठीक है, क्योंकि वो पिघल नहीं जा रहा, ठीक है। तो इंटरपेनिट्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स भी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में होता है। थर्ड जो थ्योरी था एंगल्स का वो है द नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो एंगल्स ने उसको कैसे एग्जाम्प्लीफाई किया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया सीड का। जैसे मानिए सीड है, ठीक है, सीड के अंदर पेड़ छुपा रहता है, लेकिन सीड जब डीके हो जाता है, जब उसमें उसका जो पदार्थ है उसको वो अब बोल सकते हैं खिला पिला के वो पेड़ क्रिएट कर रहा है, राइट। तो सीड जब तक डीके नहीं होगा, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक पेड़ नहीं आ सकता। अगर आप सीड को मतलब उसका फर्टिलिटी जो है उसको ख़त्म कर दे, मानिए सीड को अगर आप बॉयल कर ले रहा है गर्म पानी में, तो फिर वो सीड से पानी नहीं, सीड से पेड़ नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर आपको सीड को इंटैक्ट ना रख के अगर आप उसको अगर खुला जगह पे छोड़ देंगे, ज़मीन में छोड़ देंगे, तो सीड क्या होगा, धीरे 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 वो
खत्म हो जाएगा और उससे क्या होगा, उससे पावर पाके ये पेड़ जन्म लेगा। तो इसलिए, लेकिन अगर हमको पेड़ चाहिए तो सीड को ख़त्म होना पड़ेगा, और सीड का मेन उद्देश्य ही वही है। तो दैट इज़ द थ्योरी ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन। ठीक है, अब इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा जाता है। वहाँ पे मार्क्स ने ये बताया है कि हर जो स्टेट है उसका दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है बेस और एक होता है उसके ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर। बेस को उन्होंने सब स्ट्रक्चर बोला है और ऊपर जो है वो है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मानिए जो पहले के थिंकर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने बोला कि राष्ट्र का जो जन्म हुआ है वो पॉलिटिकल रीजन से हुआ है। जैसे एरिस्टोटल ने कहा कि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, तो वही जो पॉलिटिक्स है या फिर जो अथॉरिटी का जो एक कंसेप्ट है वो आया है फ्रॉम द नीड ऑफ अथॉरिटी। ओके, लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या इंसानों को प्रोटेक्ट करना, इसके वजह से राष्ट्र का उत्पत्ति हुआ है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने मिलके एक व्यक्ति को राजा बना दिया ताकि वो उनका ख्याल रख सके। लेकिन मार्क्स कह रहा है कि ये सब फालतू है। स्टेट का उत्पत्ति लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नहीं हुआ है, वो इकोनॉमिक रीजन से हुआ है। ठीक है, एक जो श्रेणी है, जो डोमिनेंट क्लास है, जिसके कंट्रोल है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, उसको उसका जो इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखने के लिए ही राष्ट्र का उत्पत्ति हुआ है। राष्ट्र का उत्पत्ति कोई मॉरल रीजन से नहीं हुआ है। जैसे आप प्लेटो का अगर फिलोसोफर किंग देखेंगे कि मॉरल रीजन से हुआ है कि सबको अच्छा रख सके। स्टेट या गवर्नमेंट का काम है प्रोटेक्ट करना, एज ए प्रोटेक्टर ऑफ टेरिटरी या पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स ये कहते हैं कि जो मेन बेस है, मेन जो रीज़न है स्टेट का उत्पत्ति का, वो है इकोनॉमिक। ठीक है, दैट इज़ द मोड ऑफ प्रोडक्शन। और पॉलिटिकल जो है वह सुपर स्ट्रक्चर है। मतलब इकोनॉमिक रीज़न मेन था, तो इसीलिए क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको कंट्रोल करना था इकोनॉमी पे, इसीलिए वो गवर्नमेंट को लेके आए ताकि गवर्नमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस क्लास आम लोगों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, बस और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन में मानिए बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है कि काम करते करते मानिए बहुत अच्छा कुछ खाने का चीज़ बन रहा है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास खाना नहीं है, बहुत कम पैसा उनको तनख्वाह मिल रहा है जिससे वो अच्छा खाना नहीं खा सकते। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो वो प्रोडक्शन करते करते कुछ खाना भी खा ले। या मानिए कोई सोने का खदान है या कोई डायमंड का कोई मैन्युफैक्चरर है, वो कर रहा है, तो वो चोरी भी कर सकता है जो लेबरर है। तो इसीलिए क्या होता है कि फैक्ट्री के जो मालिक है वो कुछ गार्ड्स अपॉइंट करते हैं, जो जिस गार्ड्स का काम होता है वो लेबरर को देखना कि वो चोरी तो नहीं कर रहा है, और अगर कोई लेबरर फैक्ट्री ओनर का बात ना सुने तो उसको मार पीट के या तो बाहर निकाल देना या फिर वहीं पे रख के ज़बरदस्ती उससे काम करवाना। तो ये जो गार्ड है मार्क्स के हिसाब से वही स्टेट मशीनरी है। स्टेट ने क्या किया है कि स्टेट अपने लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से वो जो फैक्ट्री ओनर है उसका जो इंटरेस्ट है उसको बरकरार रख रहे हैं। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए स्टेट। ठीक है, अब
मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट में हम देखते हैं कि टोटल 5 स्टेज है। 4 स्टेज हम देख चुके हैं और 5 स्टेज का बात मार्क्स कहता है। वो 4 स्टेज क्या क्या है? पहला जो स्टेज है वह है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जहाँ पे कोई क्लास नहीं था और इसीलिए कोई स्टेट भी नहीं था, क्योंकि स्टेट तभी आता है पिक्चर में जब क्लास होता है, डोमिनेंट क्लास, मतलब ऑपरेसर जो है वो ऑपरेस करने के लिए स्टेट को यूज़ करता है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में ओनर गार्ड को ले आता है। तो जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था कि जो भी पूरा वर्ल्ड में जो भी प्रॉपर्टी था या जो भी मटेरियल था वो उसके ऊपर सबका कंट्रोल था, तो इसीलिए कोई क्लास नहीं था, कोई स्टेट भी नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे क्या आया? स्लेव सोसाइटी, जो सेकेंड स्टेज है। स्लेव सोसाइटी में क्या होता था? एक होता था ओनर क्लास और एक होता था स्लेव। ओनर क्लास के पास क्या होता था? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फ्यूडलिज्म में भी वही था, लैंड ओनर्स। यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? जैसे प्लाव है, लैंड है। तो स्लेव सोसाइटी और फ्यूडलिज्म में हम लोग देखते हैं कि प्लाव, लैंड, ये सब के ऊपर जिसका कंट्रोल है वो ऑपरेसर है, और जो लेबरर है वो ऑपरेस्ड है। जैसे स्लेव है, सार्फ है, मतलब जो प्रजा होते थे वो। ठीक है, उसके बाद जो अभी हम लोगों का जो दौर है वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में ऑपरेसर कौन है? कैपिटलिस्ट है, मतलब जिसके पास कैपिटल है, मतलब प्रॉफिट है, मतलब सरप्लस वैल्यू है। ठीक है, और ऑपरेस्ड कौन है? लेबरर, मतलब जो काम कर रहा है। और लास्ट जो ग्रुप है जो जिसकी बात मार्क्स कहता है वो है कम्युनिज्म, मतलब कम्यून का रूल। ठीक है, कम्यून क्या है वो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। और कम्युनिज्म में भी कोई क्लास नहीं रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर सबका कंट्रोल रहेगा और इसीलिए कोई स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। अब ये जो क्लास थ्योरी है उसको, उसमें स्टेट को क्या बताया जा रहा है? स्टेट का डेफिनेशन क्या है? आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डोमिनेंट क्लास फॉर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू कोएर्सिव पावर फॉर इट्स ओन बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी में स्टेट क्या है, क्योंकि लिबरल थ्योरी में स्टेट को आर्टिफिशियल नहीं बताया जाता है, स्टेट को ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट बताया जाता है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस में ये आया है। लेकिन मार्क्स के हिसाब से स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसका तैयारी हुआ है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो डोमिनेंट क्लास के स्वार्थ जो है वो रक्षा कर सके। अब मैं कुछ कोट्स यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, या एंगल्स का जो बुक है सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक में, या ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, या लेनिन का जो किताब है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन में, उन्होंने स्टेट के बारे में क्या क्या कोट दिया था। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे आते रहते हैं। आप अगर ये सब कोट्स पढ़ेंगे तो इसमें सभी वो क्लास थ्योरी के बारे में जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वही चीज़ घुमा फिरा के बोल रहा है। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखा गया, उसमें क्या बोल रहा है? पॉलिटिकल पावर प्रॉपरली टू कॉल्ड इज मेयरली द ऑर्गेनाइज्ड पावर ऑफ वन क्लास फॉर ऑपरेसिंग अदर। वही वन क्लास दूसरे जो क्लास है उसको ऑपरेस करने के लिए पॉलिटिकल पावर को यूज़ कर रहा है। मतलब आप लोग कोई भी कोड देखेंगे, ये जो कोड मैंने लिखा है इसके अलावा भी कहीं पे भी अगर क्लास ऑपरेशन, डोमिनेंट क्लास, ये सब बताया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये मार्क्सिस्ट ओपिनियन ही होगा। फिर एंगल्स सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, ये 1880 में लिखा गया है, उसमें क्या बोल रहा है? द स्टेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर क्लास विच वॉज प्रोटेमोरे द
एक्सप्लॉइटिंग क्लास एक ही चीज़ है, वही एक्सप्लॉइटिंग क्लास का स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव है। फिर 1884 में वो लिख रहा है, द एंगल्स लिख रहा है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। The state of antiquity was above all the state of the slave owners for the purpose of holding down the slaves, as the feudal state was the organ of the nobility for holding down the peasant serfs and bondsmen, and the modern representative state is an instrument of exploitation of wage labor by capital. ये जो मैंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जब समझा रही थी तो जो मैंने बताया कि कौन से क्लास है और कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन डोमिनेटेड है, वही चीज़ इस कोटेशन में उन्होंने बताया है। फिर लेनिन का एक कोट है जो 1917 में द स्टेट एंड रेवोल्यूशन में उन्होंने बताया था, वो है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द स्टेट इज एन ऑर्गन ऑफ क्लास रूल, एन ऑर्गन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द वन क्लास बाय अनदर. It is the creation of order which legalizes and perpetuates this operation by moderating the conflict between the classes. ठीक है, तो सेम वो क्लास स्ट्रक्चर जो है, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द डोमिनेटेड क्लास या लेबरर क्लास या प्रोलेटारिएट, वही सेम चीज़ बार बार बहुत सारे तरह से कहा जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज नथिंग मोर देन ए शैम। शैम का मतलब होता है फेक, मतलब एक झूठा चीज़, ठीक है। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जिसका बात लिबरल डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी एक फेक चीज़ बोला जाता है, क्योंकि लिबरल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम वोट दे के सरकार गठन कर रहे हैं, मतलब हम ही सरकार गठन कर रहे हैं। मार्क्स कहते हैं ये एकदम फालतू है, एकदम फेक है, ये इसमें विश्वास मत करो। अब हम देखते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी से मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी कैसे अलग है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी समझने के लिए आपको लिबरल थ्योरी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या नया चीज़ बताया जा रहा है वो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी को प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोसीड्योर में ये ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। प्रोसीड्योर क्या है ना, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। तो लिबरल डेमोक्रेसी के हिसाब से डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट लोगों से बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं, या फिर जहाँ पे पीपल्स जो ओपिनियन है वो इम्पोर्टेंस पा जा रहा है, तो प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है। मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी को सब्सटैंशियल डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से डेमोक्रेसी में तुम सरकार को गठन कर रहे हो या नहीं गठन कर रहे हो कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे मानिए आपने सरकार गठन कर दिया, एक जो बहुत डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो बिल्कुल पैसा नहीं जिसके पास है, लेकिन उसके पास आधार कार्ड है या वोट का अधिकार है, इंडिया में वो जाके वोट दे सकता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या सेफ गार्ड होगा, ये इंश्योर कर सकता है? वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोसीड्योर के ऊपर मार्क्स इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो सब्सटेंस के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं। अब सब्सटेंस क्या है मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी का? दैट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ नहीं देखा जाएगा, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी मेजॉरिटी की बात करता है, तो लेकिन मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं देखा जाएगा, कौन किस कास्ट का है या रीजन का है या रिलीजन का है या लैंग्वेज का है, वो नहीं देखा जाएगा। सिर्फ देखा जाएगा कि वो हमको वोट, मतलब हम हमारे स्टेट में है, तो इसलिए उसके इंटरेस्ट को हमको सेफ गार्ड करना है। लिबरल डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स को ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा है और इसलिए कैपिटलिज्म को हम देखते हैं कि सस्टेन किया जाता है।
लेकिन मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स से ज़्यादा इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और इसीलिए लिक्विडेशन ऑफ कैपिटल होता है, क्योंकि कैपिटल नहीं रहता है मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी में। वो बोलते हैं कि कैपिटल सब खत्म किया जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, कॉमन प्रॉपर्टी होगा, कॉमन ओनरशिप होगा, और सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी एक्ट से प्रोटेक्ट करना ही मेन एम है। ठीक है। इसीलिए लिबर्टी मतलब आर्बिट्ररी एक्ट मतलब सरकार जो भी मर्जी वो नहीं कर सकता, इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ द मेन एम। लेकिन यहाँ पे मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये लुक आफ्टर करता है होमोजेनस इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। सारे वर्किंग क्लास का जो इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट है, उसको लुक आफ्टर करता है। ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी सेफगार्ड्स इज पर्सनल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, freedom of thought and expression, faith and worship, freedom of association, right to fair trial, equality before the law, ये सब सेफगार्ड करता है। ठीक है। और मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी क्या करता है, मेक्स इलाबोरेट अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज फॉर द पीपल। ठीक है। सो दीज आर द मेन एम ऑफ मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी। तो आप देख सकते हैं कि मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। तो इसमें से कोई भी अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्क्सिस्ट और व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। अब इसको और अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले जैसे आप लोगों को लिबरल और मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी का अंतर समझाया, लेकिन मार्क्सिस्ट में भी हम लोग दो अंतर देख पाते हैं। एक है क्लासिकल मार्क्सिस्ट जो मार्क्स, एंगल, लेनिन ये सब बोल रहे हैं, और दूसरा है न्यू मार्क्सिस्ट जिसको यूरो कम्युनिस्ट भी बोला जाता है, जिसमें जैसे जुर्गन हाबरमास का ओपिनियन आता है। ठीक है। तो जो नॉर्मल जो क्लासिकल जो मार्क्सिस्ट है जैसे लेनिन है, वो डेमोक्रेसी को वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटारियत कहते हैं। प्रोलेटारियत का मतलब क्या है, प्रोलेटारियत का मतलब है हैव नॉट्स, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ जो हार चुके हैं। ठीक है। लेबरर आप कह सकते हैं, डोमिनेटेड क्लास कह सकते हैं। तो मार्क्सिस्ट के हिसाब से डेमोक्रेसी में प्रोलेटारियत आगे रहेगा। वैनगार्ड का मतलब होता है, मानिए कोई आर्मी है, उसके सामने का हिस्सा में जो रहते हैं, जो चलाते हैं वो पूरा जो आर्मी है उसको वैनगार्ड बोला जाता है। तो डेमोक्रेसी कौन चलाएगा, वैनगार्ड चलाएगा, प्रोलेटारियत चलाएगा। ठीक है। दैट इज़ द ओपिनियन ऑफ मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी। अब उसको कैसे चलाएगा, पहले तो वो कम्यून एस्टेब्लिश करेगा, जो कम्युनिज्म हम बोलते हैं ना, मार्क्सिस्ट स्टेट उसको कम्युनिज्म बोलता है। तो कम्युनिज्म का मेन जो शब्द है वो आया है कम्यून से। कम्यून क्या है, कम्यून है एक एसोसिएशन जहाँ पे सभी मेंबर्स का जो संपत्ति है वो कॉमन संपत्ति है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है। जैसे ट्राइबल ग्रुप में रहता है, जैसे उड़ीसा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ट्राइबल फैमिलीज है, उनके पास कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है। और जिसमें लेबर जैसे मानिए वो झूम कल्टीवेशन करते हैं, जैसे खेती बाड़ी करते हैं, और उसके बाद आके वो जो भी उनका प्रोडक्शन होता है वो सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है। ठीक है। और वो लोग क्या करेगा, वो अपना डेलीगेट को चुनेगा, और वो डेलीगेट जो लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उनको चुनेगा। ठीक है। वो डायरेक्ट गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट है वो नहीं चुन रहा है, वो कम्यून के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुन रहा है, फिर कम्यून के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऊपर के लोगों को चुन रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्रीस में हम जो छोटे छोटे जो सिटी स्टेट्स है उसमें देखते थे, उसमें क्या होता था कि सभी जो एक सिटी स्टेट के जो लोग होते थे वो अपना सरकार को चुन पाते थे, क्योंकि वो संख्या में बहुत कम होते थे। लेकिन मानिए अगर बहुत बड़ा कोई कंट्री में अगर हम कम्युनिज्म एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं,
तो वहाँ पे हम ग्रीक पैटर्न ऑफ सिटी स्टेट या डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कर सकते। तो इसीलिए कम्युनिस्ट के हिसाब से वो पहले कम्यून छोटा छोटा बनाएगा जहाँ पे लोग अपना लोगों को चुनेगा, फिर वो जाके बड़े लोगों को चुनेगा। ठीक है, ऐसे करके एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनेगा। और जो भी इलेक्टर्स के वायलेशन करेगा इंस्ट्रक्शन, वो ऑफिस से रिमूव किया जाएगा। मानिए एकदम टॉप मोस्ट में भी जो बैठा है, वो अगर जो एकदम लोअर ग्रास रूट लेवल के जो कम्यून मेंबर है उसकी बातें नहीं सुन रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ जाके कुछ अपना इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए मार्क्सिस्ट के हिसाब से ट्रू डेमोक्रेसी सोशलिज्म है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग क्लास का इम्पोर्टेंस प्रमोट होता है। वर्किंग क्लास कौन है? मेजॉरिटी है। तो ट्रू डेमोक्रेसी में क्या होता है? मेजॉरिटी का इंटरेस्ट सेफगार्ड होता है। तो इसीलिए सोशलिज्म ट्रू डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, ये न्यू मार्क्सिस्ट आइडिया में थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। जैसे क्लासिकल मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है, वहाँ से हम कम्युनिज्म बनाने के लिए रिवोल्यूशन करेंगे। रिवोल्यूशन का मतलब होता है टोटल चेंज। ठीक है, एकदम अचानक से सब कुछ चेंज करके हम एक नया कॉमन प्रॉपर्टी ऐसे लाएंगे। लेकिन न्यू मार्क्सिस्ट ऐसा नहीं कहते। न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं कि रेवोल्यूशन का ओपिनियन पथ नहीं चाहिए, हमें रोड टू सोशलिज्म में कैसे जाना पड़ेगा, सोशलिस्ट होने के रास्ते में कैसे जाना पड़ेगा, थ्रू पीसफुल, लीगल एंड डेमोक्रेटिक वे। मतलब धीरे धीरे हम शांति से कानूनी मार्ग पे, हम गणतांत्रिक वे पे हम सोशलिज्म के रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी उन लोगों के हिसाब से काम नहीं कर सकता भाई बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि पब्लिक स्पेंडिंग, वेलफेयर स्टेट है तो इतना ज़्यादा पब्लिक स्पेंडिंग हो जाता है और स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ पे, कि फिस्कल क्राइसिस हो जाता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जो सोशलिस्ट ओपिनियन पे चलता है और वेलफेयर स्टेट को बढ़ाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा वगैरह देना चाहता है खाने के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सब फिस्कल क्राइसिस में चलते हैं। जैसे अभी अगर आप वेस्ट बंगाल का हाल देखेंगे, जहाँ पे ममता बनर्जी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिस्कल क्राइसिस है। मतलब उनके पास हमेशा ही बहुत लोन ले रहता है, वो कभी केंद्र सरकार से मांगते रहते हैं, कभी दूसरे जगह से मांगते रहते हैं, उनके पास पैसों का कमी रहता है। और इसके वजह से क्या होगा कि एक समय क्या होगा कि वो प्रेशर से आके वो खुद ही कोलैप्स कर जाएगा। उसको किसी को अलग से जाके कोलैप्स नहीं करवाना है या रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, वो अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो फिस्कल क्राइसिस को सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक है मार्क्सिस्ट ओपिनियन और दूसरा है न्यू मार्क्सिस्ट ओपिनियन। मार्क्सिस्ट ओपिनियन हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक है मार्क्स का, मार्क्स और एंगल्स का, दूसरा है लेनिन का। ठीक है, अब मार्क्स क्या बोलते थे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में? उनके हिसाब से इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एक इंटीग्रेटेड कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और इसका मतलब ही है कैपिटल एक्युमुलेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है, लिबरल जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, वहाँ पे वो लोग स्टेट को अलग अलग यूनिट मानते हैं। ठीक है, तो एक स्टेट में क्या होता है कि बहुत सारे क्लासेस होते हैं। मानिए डोमिनेंट क्लास हो गया और डोमिनेटेड क्लास हो गया। लेकिन मार्क्स के हिसाब से ये तुम अलग अलग मत देखो, पूरे वर्ल्ड में ही एक कॉमन क्लास है, वो है कैपिटलिस्ट क्लास। और वो कैपिटलिस्ट क्लास क्या कर रहा है, सारे जो जितने कंट्रीज है इन द वर्ल्ड, वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और लिबरल को डाउन कर रहा है। तो इसीलिए मार्क्स के हिसाब से
क्लास थ्योरी में हम पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर सकते हैं दो क्लास में। तो जो लिबरल थिंकर्स हैं वो वर्टिकल वे पे कंट्रीज़ को अलग किए हैं, लेकिन मार्क्स हॉरिजॉन्टल वे पे कंट्रीज़ को अलग किए हैं। इसीलिए उनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में पब्लिश हुआ था, एक फेमस कोट है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, मतलब पूरे दुनिया का वर्कर एक हो। मतलब अगर मानो रशिया का वर्कर, चाइना का वर्कर, वियतनाम का वर्कर, अलग अलग तुम लोग लड़ रहे हो डोमिनेंट क्लास के ऊपर, तो इसलिए तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। इसलिए पूरे वर्ल्ड का जो वर्कर है वो एक हो जाओ, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लेनिन का ओपिनियन। लेनिन का जो किताब है वो है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1917 में पब्लिश हुआ था। उनके हिसाब से ये जो इम्पीरियल एक्सपेंशन होता है, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपना कॉलोनी बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं ताकि अपना जो सरप्लस कैपिटल है, मतलब जो एक्स्ट्रा उनके पास कैपिटल बच रहा है अपने देश में बिजनेस करने के बाद, वो कैपिटल को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मानिए फॉर एग्जांपल आप इंग्लैंड में हैं, आप के देश में 10 लोग हैं, ठीक है। आपने 20 सामान बनाया है, तो आप 10 सामान उस 10 लोगों को बेच सकते हैं। बाकी के जो 10 हैं वो कहाँ बेचेंगे? आपको तो बाहर बेचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक नया जगह चाहिए जहाँ पे आप वो चीज़ बेच सकें। अगर वो जगह पे किसी और का कंट्रोल है तो आप क्या वो बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। तो इसलिए आपको उस जगह को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर आप जाके उसको बेच सकते हैं। इसीलिए मार्केंटाइल कैपिटलिज्म के थ्योरी में हम लोग देखते हैं कि जो मर्चेंट्स हैं वो राष्ट्र को जीतने के लिए बोल रहा है राजा को, ताकि वो वहाँ पे जाके ट्रेड कर सके, ठीक है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत फेमस लाइन है, उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश है वो आया था वणिक के भेष में, मतलब मर्चेंट के भेष में, और फिर धीरे धीरे उनका जो एक मशीन था जिससे चीज़ें नापा जाता है, वो धीरे धीरे राजदंड हो गया, मतलब वो राज करने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो ट्रेडर है, जो ट्रेड करने के लिए आ रहा है, वो धीरे धीरे किंग बन जा रहा है। और इसके कारण इसीलिए है कि वो सरप्लस कैपिटल को एक्सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए हम देखते हैं कि उनके हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसीलिए हुआ था क्योंकि वो एशिया, अफ्रीका और बाकी सारे जो कॉलोनीज़ हैं उसके ऊपर कंट्रोल चाह रहे थे। इसीलिए जितने मेजर कैपिटलिस्ट पावर है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ये सब मिलके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ये सब लड़ लिया था, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन थ्योरी। और ये जो क्लास थ्योरी है ये आप देख भी सकते हैं कि जैसे रशिया जैसे कोल्ड वॉर के समय आप देखेंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में ही वो अपना कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि पूरे वर्ल्ड के जो लेबरर है उनको यूनाइट करके वहाँ पे सेम काइंड ऑफ स्टेट सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए। इसीलिए कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का जो कोल्ड वॉर का जो मेन एक काइंड ऑफ वॉर है, लड़ाई है, वो हम लोग देख सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब उसके बाद मानिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जा रहा है और धीरे धीरे जो कॉलोनाइज जो एरिया है वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस पा रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड जो कैपिटलिस्ट है, सेकेंड वर्ल्ड जो कम्युनिस्ट है, और जो थर्ड वर्ल्ड जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, वो जो सिस्टम है उसको
कॉलोनाइजेशन कहते हैं, सॉरी डीकॉलोनाइजेशन कहते हैं। नियो मार्क्सिस्ट के हिसाब से डीकॉलोनाइजेशन का मतलब है डिपेंडेंसी। कैसे? नियो मार्क्सिस्ट का जो ये डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत फेमस थ्योरी है। एंड्रे जी फ्रैंक ने इसको दिया था, फिर समीर अमीन ने भी इसको इलाबोरेट किया। वो लोग ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है साउथ, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो है वो है साउथ, और दूसरा है नॉर्थ, मतलब नीचे का जो हिस्सा है वो है नॉर्थ। तो ग्लोबल साउथ जो है वो है डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए, यूरोप या रशिया या ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है ये है डेवलप्ड कंट्रीज, ग्लोबल साउथ, ठीक है। इसको डिपेंडेंसी थ्योरी में बोला जा रहा है कोर एरिया, ठीक है। और ये जो नीचे का जो हिस्सा है दैट इज साउथ, ग्लोबल नॉर्थ जो है दैट इज द कोर एरिया, और नीचे का जो हिस्सा है वो है साउथ। तो साउथ का जो हिस्सा है ये है, इसको डिपेंडेंसी थ्योरी में पेरीफेरी बताया जाता है, और ये है अंडर डेवलप्ड, ठीक है। अब हमेशा क्या होता है कि ये जो कोर एरिया है, जो ग्लोबल नॉर्थ है, ये डोमिनेंट रहता है, और ये जो ग्लोबल साउथ है ये हमेशा अंडर डेवलप्ड रहता है और डिपेंडेंट रहता है ऑन द कोर डिपेंडेंट रहता है पेरीफेरी में फॉर लेबर एंड रॉ मटेरियल। और ये जो नॉर्थ है इसके ऊपर साउथ हमेशा डिपेंडेंट रहता है कैपिटल के लिए, ठीक है। तो इसके पास क्या है, इसके पास कैपिटल है, और इसके पास क्या है, इसके पास लेबर है प्लस रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो कोर वर्सेस पेरिफेरी थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये थ्योरी में आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। लेकिन जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग होता है, फिर डेवलप्ड हो जाता है, राइट। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी के लोग हैं ये बोलते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो कैपिटलिस्ट है वो एक्चुअली सारा कैपिटल जाके ये कोर एरियाज में ही इन्वेस्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए ये सब एरिया में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना जो पैसा है वो कहाँ पे जमा करता है, स्विस बैंक में जमा करता है, या फिर मानिए अमेरिका में जाके वो स्पेंड करता है, या इंग्लैंड में जाके अपना बच्चे को पढ़ा रहा है या रह रहा है। जैसे अब शाहरुख खान को ही देख लीजिए, शाहरुख खान के जो दो बेटा बेटी है वो पढ़ाई कहाँ किए थे, वो किए थे विदेश में जाके, ठीक है। ज़्यादातर जो एक्ट्रेस है या बहुत जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है, या फिर अपना जो कैपिटल है, अपना जो मुनाफा है, अपना जो सरप्लस है, अपना जो मनी है, एक्स्ट्रा मनी, वो इन्वेस्ट करता है विदेश में जाके, अपना छुट्टी जो वेकेशन है वो बिता रहा है, या फिर अपना जो एन्जॉयमेंट है वो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट है वो कर रहा है, ऐसे। तो इसलिए कभी भी ये जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के जो कैपिटलिस्ट रहने के बावजूद ये लोग कभी भी डेवलप नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये लोगों का जो मेन कैपिटलिस्ट लोग हैं वो इनको बनने नहीं देंगे डेवलप, ठीक है। सो दैट इज़ द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। ये भी हम क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे कि इसके क्रिटिसिज्म क्या है। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द राइट वे टू एनालिसिस। अब हम पढ़ते हैं मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी के क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि
बोला जाता है कि पीपल का रूल होगा, पीपल का इंटरेस्ट एस्टेब्लिश होगा। लेकिन एक्चुअली देखा जाता है कि जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है उससे डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियन स्टेट पैदा होता है। और ये इंडिविजुअल का लिबर्टी सेफगार्ड करने के लिए नाकाम होता है। अगर आप कम्युनिस्ट कंट्री देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव होता है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। सारे जो कंट्रीज़ है, सारे जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है, वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट एक डेस्पोटिक लेवल पे चला जाता है और वो आम लोगों को भलाई करने के नाम से आम लोगों को एक्चुअली बंदी बना के रख देता है, फ्रीडम पूरा ख़त्म कर देता है। वो जो मर्जी वो नहीं कर सकता और वो डेमोक्रेसी का एक्चुअली एंटीथेसिस बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री में बहुत रेवोल्यूशन या रिवोल्ट ये सब होता है और वहाँ के जो आम आदमी है वो रिवोल्ट करके फिर से डेमोक्रेसी को ले आते हैं। सेकेंड जो इकोनॉमिक रीज़न है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि सोवियत यूनियन रशियन रेवोल्यूशन के बाद या फिर चाइना में चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद जो कम्युनिज्म इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो फेल्ड हो गया था, क्योंकि वो बेटर वर्क के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा था। तो इसीलिए कुछ साल बाद हम देखते हैं वहाँ पे पॉवर्टी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अल्टीमेटली वहाँ पे लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म वापस आ जाए। अगर आप वेस्ट बंगाल में भी देखेंगे तो 35 ईयर्स ऑफ CPIM रूल था, मार्क्सिस्ट रूल था, और उसके वजह से जो एरिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। आप देखिए ब्रिटिश पहले बंगाल में आए थे और कोलकाता में पोर्ट वगैरह था और इंडस्ट्री सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में। द्वारकानाथ टैगोर जो ग्रैंडफादर थे रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इंडिया के सबसे बड़ा बिजनेसमैन माना जाता है। वही बंगाल में क्या हुआ कि एक के बाद एक बिजनेस, जो ब्रिटिश बिजनेस था या फिर जो आम आदमी ने जो बिजनेस शुरू किया था, वो सारा CPIM आके ख़त्म कर दिया। ट्रेड लॉस वगैरह के वजह से इतना ज़्यादा धरना, स्ट्राइक ये सब होने लगा। मैं जब छोटी थी तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के मैंने देखा जो डैड वगैरह है वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, स्कूल बंद कर दे रहा है क्योंकि जूट मिल्स एक के बाद एक बंद हो जा रहा है, बाकी सारे जो बड़े बड़े जो फैक्ट्री थे वो बंद हो जा रहा है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली इकोनॉमी पूरा शटर हो जाता है और फिर वहाँ पे नया जो लोग हैं वो कैपिटलिज्म लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अगर इंसेंटिव नहीं रहेगा, मानिए आप बहुत ज़्यादा, आप मानिए 8 घंटा काम कर रहे हैं और कोई 2 घंटा काम कर रहा है, अगर आपको और 2 घंटे काम करने वाले को सेम पैसा मिल रहा है तो आप क्या एक्स्ट्रा काम करना चाहेंगे? आप बोलेंगे अगर 2 घंटा काम करके मुझे फिर सेम पैसा अगर मिल रहा है तो फिर हम 8 घंटा काम क्यों करेंगे, 2 घंटा ही काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता। इसीलिए हम देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी जगह पे कम्युनिज्म इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। आप देख सकते हैं अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम, यमन, यूगोस्लोविया एक्सेट्रा। लेकिन एट प्रेजेंट अभी 4 ही जगह पे है। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, एक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है, एक नॉर्थ कोरिया है और एक रिपब्लिक ऑफ क्यूबा है। बस ये 4 ही जगह पे अभी कम्युनिज्म टिका हुआ है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या क्रिटिसिज्म है मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में। मेन 5 क्रिटिसिज्म है। जैसे पहला जो है वो है नो रिजिड क्लास डिवीजन इन सोसाइटी। ठीक है, ये हम बोल रहे थे जो हम उस समय डोमिनेंट क्लास जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और डिपेंडेंट क्लास जिसके पास स्किल नॉलेज है, लेबरर है। और टीचर के बारे में हम बता रहे थे कि दैट मीन्स जो स्किल लेबरर है, मानिए हम जब किसी को ज्ञान दे रहे हैं या मानिए कोई डॉक्टर है,
जो हॉस्पिटल के ओनर नहीं है लेकिन वो लोगों का चिकित्सा कर रहा है, तो वो क्या डिपेंडेंट क्लास हो गया? या मानिए कोई आईएएस ऑफिसर है जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, तो वो क्या डिपेंडेंट हो गया क्योंकि उसके पास बिजनेस नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। तो देर इज़ नो क्लास रिजिड क्लास डिवीजन इन द सोसाइटी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मार्क्स ने कहा था कि हमेशा तुम जब डिपेंडेंट हो तो डिपेंडेंट ही रहोगे, ऐसा नहीं है। जैसे मानिए अभी आप लोगों ने वो 12 फेल मूवी देखा होगा कि जो मामूली एक इंसान था, 12 फेल था, वो जाके आईएएस ऑफिसर बन गया, तो वो ऑब्वियसली वो लोअर क्लास से अपर क्लास में आ गया, राइट? तो इसीलिए क्लास मोबिलिटी बहुत मतलब इजी है, इजी तो नहीं कहेंगे लेकिन टैलेंट और एफर्ट से आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे मार्क्स कह रहा है कि तुम डिपेंडेंट हो तो हमेशा डिपेंडेंट ही रहोगे जब तक तुम्हारे पास राष्ट्र का कंट्रोल नहीं आएगा, ये फालतू एकदम है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो है मिडिल क्लास नॉट डिसअपियर। मार्क्स खुद ही मिडिल क्लास के थे, लेकिन मार्क्स बोलते थे कि कैपिटलिज्म जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ दो ही क्लास रह जाएगा, एक लोअर क्लास और एक अपर क्लास। लेकिन आज भी इतने साल बाद भी 1848 में ये बात कहा गया था, आज भी मिडिल क्लास है। इनफैक्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम में देखा जा रहा है कि मिडिल क्लास बढ़ रहा है, मिडिल क्लास कम नहीं हो रहा है, मिडिल क्लास ख़त्म नहीं हो रहा है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है। तीसरा जो जो क्रिटिसिज्म है वो है कैपिटलिज्म विद ए ह्यूमन फेस। ठीक है, मतलब कैपिटलिज्म को हमेशा नकारा है मार्क्स ने, बहुत इनह्यूमन बताया है और सब कुछ मेटेरियलिस्टिक बताया है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन ऐसा नहीं है। लिबरल जो न्यू लिबरल थिंकर्स थे, जैसे मानिए जेएस मिल, वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, बाद में जाके और भी लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, और ये कहता है कि वेलफेयर स्टेट जो डाउन ट्रोडन लोग हैं या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए रिजर्वेशन करेगा और उसको हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी देगा। तो इसीलिए जो आज के कैपिटलिज्म है वो मार्क्सिस्ट कैपिटलिज्म जैसे डिपिक्ट हुआ है वैसा नहीं है। आज के कैपिटलिज्म को एक ह्यूमन फेस है। जैसे आप इंडिया में ही देखिए, जैसे सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे हर बिजनेस जो क्लास के लोग हैं या बिजनेस के जो ओनर है उनको अपना प्रॉफिट के 1% जो है वो टैक्स देना पड़ता है, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ह्यूमन वेलफेयर के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए कैपिटलिज्म जैसे मार्क्स ने कहा था वैसा नहीं है। फोर्थ क्या है, नो साइंस ऑफ क्लासलेस सोसाइटी इन द सोशलिस्ट कंट्री। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री में मार्क्स क्या कहते हैं या कम्युनिस्ट कंट्री में क्लास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कम्युनिस्ट कंट्री एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड हुआ चाइना में या रशिया में, तो देखा गया कम्युनिस्ट पार्टी एक क्लास बन गया, और जितने भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े बड़े पोस्ट में थे उनके पास चला जाने लगा। और उसके बाद सबसे जो मज़ेदार बात है कि जितना कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक लोअर क्लास को अपर क्लास डोमिनेट करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा कम्युनिस्ट कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट लोअर क्लास को करता है। तो इसीलिए क्लासलेस सोसाइटी जिसकी बात जिस मीथ की बात मार्क्स कहता है वो बिल्कुल भी उसका साइन नहीं था एक्चुअल कम्युनिस्ट कंट्री में, ठीक है। और पांचवा जो इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है वो है क्लास थ्योरी ऑफ द स्टेट इज़ यूटोपियन, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोलेटारिएट की रिवोल्यूशन की जो बात करता है कि प्रॉपर्टीलेस वर्कर्स, मतलब प्रोलेटारिएट एक दिन बुर्जुआ या कैपिटलिस्ट को एक्सप्रोप्रिएट करेगा और मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सोशलाइज कर देगा, मतलब सबका कंट्रोल उसके ऊपर एस्टेब्लिश कर देगा। नेवर कैन हैपन, ठीक है। मतलब जैसे मार्क्स ने सबको यही बोला था कि
ऑब्वियसली तुम लोग जीतोगे, क्योंकि हिस्ट्री का हमेशा सेम नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। और अभी कैपिटलिज्म है, उसके बाद कम्युनिज्म आएगा, दैट इज़ वेरी नेचुरल कोर्स ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो एक्चुअली यूटोपियन। यूटोपियन सोशलिज्म को सुधारने के लिए मार्क्सिज्म आया था एज ए साइंटिफिक सोशलिज्म। लेकिन वो भी साइंटिफिक सोशलिज्म नहीं है, मार्क्सिज्म भी एक्चुअली यूटोपियन ही है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि मार्क्स को ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर एंड क्रिटिसाइज थिंकर बोला जाता है। मतलब आप मार्क्स को या तो प्यार करोगे या हेट करोगे, नफरत करोगे, लेकिन आप मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस क्लास को ख़त्म करने के पहले मैं कुछ टर्म्स के मीनिंग आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, जो बहुत बार यूज़ होता है और जिसका मीनिंग आप लोगों को थोड़ा सा लगता है कि किसका मीनिंग क्या है। तो वो जो टर्म्स है जो मार्क्सिस्ट थ्योरी से रिलेटेड है, वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पहला जो टर्म है वो है रेडिकलिज्म। रेडिकल थ्योरी जैसे आप बोलते हैं, रेडिकल थ्योरी सब समझते हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी है, लेकिन रेडिकलिज्म का मतलब ये है रेवोल्यूशन पे जो बिलीव करते हैं, ठीक है, बिलीविंग और एक्सप्रेसिंग द बिलीफ देयर शुड बी ग्रेट और एक्सट्रीम सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, ठीक है। रेडिकल थ्योरी का मतलब ये है कि रेडिकलिज्म का मतलब है कि जो पूरा बहुत ज़्यादा परिवर्तन सोशल और पॉलिटिकल स्फीयर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, उस पर जो लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सोशलिज्म में। सोशलिज्म का मतलब है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग सिटीजन्स एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ों के ऊपर स्टेट का कंट्रोल है, पब्लिक ओनरशिप है, जैसे रेल, बैंक, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे स्टेट का कंट्रोल है। और सोशलिस्ट पॉलिसी के साथ कैपिटलिज्म चल सकता है, इसीलिए क्योंकि उसमें क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों ही रहता है, ठीक है, इसीलिए ये दोनों चल सकता है। अब पढ़ते हैं मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म एक फिलोसॉफी है उसका, और कम्युनिज्म जो है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। मार्क्सिज्म इक्वल टू कम्युनिज्म आप बोल सकते हैं। मार्क्सिज्म कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करने की बात करता है, मार्क्सिज्म बोलता है कि कम्युनिज्म इस्टेब्लिश्ड होगा इन एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन मार्क्सिज्म एक फिलोसॉफी है, ठीक है। तो दोनों में ही हम सेम चीज़ बोलते हैं कि एक है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग नेशनल सिटीजन्स और कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, ठीक है। और लेनिनिज्म का मतलब क्या है? लेनिनिज्म का मतलब है ए फ्री मार्केट एंड कैपिटलिज्म बोथ सब्जेक्ट टू स्टेट कंट्रोल, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने 1922 में बनाया था, 1917 में इस्टेब्लिश किया था, फिर 1922 में हम देखते हैं कि उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दिया था, क्योंकि 17 से पहले फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, फिर वो 5 साल रशिया में रूल करने के बाद वो सोचे कि एग्जैक्ट जो कम्युनिज्म की बात है वो हम नहीं कर सकते, हम कैपिटलिज्म को फुल्ली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, फ्री मार्केट तो चाहिए, कैपिटलिज्म चाहिए, नहीं तो फिर इकोनॉमिक जो काम, मतलब एक इंसेंटिव है, देखिए आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको मुनाफा होगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, अगर नहीं होगा तो मानिए आप क्यों करेंगे, राइट। तो वो इंसेंटिव की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए वो रखा था फ्री मार्केट एंड कैपिटलिज्म, लेकिन वो स्टेट कंट्रोल पे रखा था, मतलब वो स्टेट कंट्रोल करता था, जो मुनाफा था वो स्टेट लेता था, ठीक है। तो मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म से लेनिनिज्म और सोशलिज्म का यही अंतर है कि लेनिनिज्म में या सोशलिज्म में हम कैपिटलिज्म को देख सकते हैं, लेकिन मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म को पूरा डिस्ट्रॉय की बात करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मार्क्सिज्म बहुत ही टफ टॉपिक था, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश किया।
अगर कोई क्वेश्चन आए दिमाग में या आप मेरे ओपिनियन को समर्थन ना करते हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और मेरा क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं क्लास लेती हूँ, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने जो हेगल के क्लास लिए थे हेगल के ऊपर, उसका लिंक है। तो आप अगर हेगल के ओपिनियन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मार्क्स के ओपिनियन समझने के लिए पहले थोड़ा सा अगर आप हेगल देख लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो आप वो देख सकते हैं। और बाकी सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के जो वीडियोज़ हैं उसका भी मैं लिंक दे रही हूँ, उसका भी आप देख सकते हैं। थैंक्स।